जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस बनाए हैं। तो बच्चों, मैथ्स के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को टच कर डालिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस वीडियोस अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस पसंद आएंगे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। वीडियो नंबर 8 में क्या है? चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हमने कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से समझ लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से समझ चुके हैं और सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स भी इसमें ले चुके हैं। तो उसके आगे की प्रॉब्लम्स पे आपने प्रैक्टिस की होगी और प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी। नहीं की? बहुत से बच्चों ने नहीं की क्योंकि कहा नहीं था। हाँ, तो जब तक होमवर्क टीचर देंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं, जितना टीचर बोलेंगे उतना ही करेंगे। ये एटीट्यूड थोड़ा सा बहुत काम का नहीं है। अगर मैथ्स का खिलाड़ी बनना है तो सेल्फ स्टडी, अपने दिमाग से चलना भी थोड़ा सा सीखिए कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, सिंपल प्रॉब्लम्स भी उसमें ले चुके हैं, तो एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी। उसमें अगर कुछ ट्रिकी सवाल रह जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, तो वो तो मैं बताने वाला हूँ ना, लेकिन जितनी आपसे होती हैं उतनी तो सॉल्व करनी थी। जरूरी थोड़ी कि मैं बोलूंगा तब आप सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करना है। ओके, अब देखिए वीडियो नंबर 2 में जो लास्ट प्रॉब्लम ली थी, एग्जांपल 5, वही यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया है, फिर से सॉल्व किया है। क्यों? देखिए, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 2 का भी ये तीसरा वीडियो है। अभी तक मैंने एक चीज आपको सिखाई नहीं थी, वो भी सिखानी जरूरी है, कुछ छोड़ना नहीं है मुझे। कि किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन सीखना बहुत जरूरी है। अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली हम सिर्फ अपने लिए सॉल्व कर रहे हैं कि हमें क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से हमने सॉल्व करके रख दिया, रिजल्ट निकाल दिया, आंसर लिख दिया कि ये आंसर आ गया। लेकिन उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रेजेंटेशन करते वक्त एक बात बहुत ध्यान रखेंगे कि उसको आप कंप्यूटर समझ के चलेंगे। जो आपके एग्जामिनेशन पेपर को चेक कर रहा है, जो आपकी आंसर शीट को चेक कर रहे हैं टीचर, आप मान के चलेंगे वो एक कंप्यूटर है। जिस तरह से कंप्यूटर में जिस फॉर्मेट में हमें डेटा एंटर करना होता है, अगर हमने उस फॉर्मेट में नहीं एंटर किया तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यही मान के चलेंगे, जो बात आप उसको बताएंगे नहीं वो बात वो समझेगा नहीं। ये बात मान के चलिए, ये नहीं कि आपने आधा दिमाग में रखा और आधा यहाँ पे लिख दिया और हो गया। नहीं। तो देखिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे। अब मैं अगर हर सवाल को, हर चैप्टर के हर सवाल को अगर मैं इसी तरह से प्रॉपरली प्रेजेंट करता रहूंगा ना, तो कम से कम आपके जो 9th स्टैंडर्ड की जो पूरी पढ़ाई है उसमें कम से कम 1000 वीडियोस बनेंगे। तो क्या आप 1000 वीडियोस देखेंगे? नहीं देखेंगे। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बाउंडेशंस होती हैं, टाइम की लिमिटेशन होती है, जगह की लिमिटेशन होती है कि उतनी जगह में हमें सॉल्व करना है। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, प्रॉपर्ली प्रेजेंट कैसे करना है, और हर चैप्टर के हर सवाल को आप उसी हिसाब से प्रॉपर्ली प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम में क्या थी? प्रॉब्लम आपको मालूम है, हाउ मच विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 3 years। 3 years लिख लो चाहे 5 years लिख लो, ये तो आप समझ चुके थे कि यह इन्वेस्ट कितने भी ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया हो। हमसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, तो सिर्फ सेकंड ईयर का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और रेट हमें दिया है, इंटरेस्ट रेट एट 10% ईयरली। तो सॉल्यूशन देखिए, हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई बार मैं ईयर इस तरह से लिख देता हूँ, ये रहा ईयर, वाई लिख दिया, उसके ऊपर छोटा सा आर बना दिया, हो गया ईयर। मैं लिख दिया, उसको बोल भी दिया, आप भी समझ गए। अगर हम इसको एग्जाम में भी इस तरह से लिख के आ जाएंगे तो सामने वाला भी समझ जाएगा। वो तो उनको तो गणित आती है ना, लेकिन वो समझ जाएंगे। लेकिन इस तरह का फॉर्मेट कोई अलाउड तो नहीं है ना, तो हम इस तरह से वहां पे प्रेजेंट नहीं करेंगे, किसी तरह के शॉर्टकट्स यूज नहीं करेंगे। हमें ईयर लिखना है तो पूरा YEAR ईयर लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखना है तो SOLUTION पूरा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये बात सीखेंगे, और इसके साथ साथ बाकी किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हमने ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया फॉर फर्स्ट ईयर, हेडिंग डाल दिया फॉर फर्स्ट ईयर। सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर के किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो हमें जो डेटा गिवन है वो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्या क्या है। गिवन दैट प्रिंसिपल P1। अब देखिए, हम डायरेक्ट जो अब तक हम सॉल्व कर रहे थे, डायरेक्ट P1 R1 T1
डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन ये P1 है क्या? P1 तो हमने नामकरण किया है ना, हमने किसी का नाम P1 रखा है। तो कौन सी क्वांटिटी का नाम हमने P1 रखा है, कौन सी क्वांटिटी का नाम हमने R1 रखा है, जब तक हम ये बताएंगे नहीं तब तक वो उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। हमें ये बताना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर है। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इज P1। अब एक बार हमने इसको P1 लिख दिया, अब इस प्रॉब्लम में हम उसके आगे कहीं भी हमें P1 यूज करना हो तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि ये हमने P1 किसको लिखा है, बस पहली बार उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो P1 हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई 10,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फॉर द फर्स्ट ईयर बार बार लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम हेडिंग फॉर द फर्स्ट ईयर डाल चुके हैं। और हेडिंग डालने के बाद जब तक कोई दूसरा हेडिंग नहीं आता है, इसको हटा देते हैं, ये नहीं तो दूसरा हेडिंग मान लिया जाएगा। इस अंडरलाइन को हटा देते हैं, गिवन दैट इतना इतना, तो ये फॉर द फर्स्ट ईयर चल रहा है। जब तक दूसरा हेडिंग नहीं आ जाता तब तक ये सब कुछ फॉर द फर्स्ट ईयर ही हो रहा है। इसलिए हर बार प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ये लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल हो गया फॉर द फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया फॉर द फर्स्ट ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने क्या नाम रखा? R1, दैट इज 10% पर ईयर। और क्या क्या गिवन है, हम क्या क्या गिवन है वो लिख रहे हैं। गिवन दैट प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, फर्स्ट ईयर है तो एक ही साल है तो T1, टाइम पीरियड का नाम हमने क्या रखा है फर्स्ट ईयर के लिए? T1, तो ये हो गया 1 ईयर। अब हम लिखेंगे, हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो लिखना पड़ेगा कि ये जो हमने लिखा है वो फॉर्मूला है, ये भी बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला है। तो क्या है? अप्लाइंग द फॉर्मूला I इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। फॉर्मूला क्या है? अब देखिए हम फर्स्ट ईयर के लिए लिख रहे हैं तो I1 इक्वल टू P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला तो नहीं है ना। फार्मूला क्या है? फार्मूला तो I इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ही है ना। फार्मूला तो P1 इंटू R1 इंटू T1 नहीं है, वो तो हमने रख दिया उसका नाम। फर्स्ट ईयर के लिए लिख रहे हैं इसलिए P1 R1 T1 कर दिया, सेकंड ईयर के लिए करते हैं P2 R2 T2 कर देते हैं। लेकिन फार्मूला क्या है? फार्मूला तो यही है ना, तो हमें फार्मूला लिखना है। अप्लाइंग द फार्मूला I इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 वी गेट। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद वी गेट हमें क्या मिला कि द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट हमने अभी तक नामकरण नहीं किया था, आएगा I1 इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। I1 इक्वल टू, इसका फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट अप कर दी, P1 इंटू R, P1 R1 T1 की वैल्यूज पुट अप कर दी। फार्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T। वैल्यूज कौन से पुट अप करेंगे? P1 R1 T1। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। तो हमारा रिजल्ट इस तरह से ये I1 का आ गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। इसके आगे द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये पूरी बात लिखेंगे, सीधे A1 नहीं लिख देंगे। यहाँ पे भी हमें, क्योंकि अभी तक हमने A को डिफाइन नहीं किया, A1 को डिफाइन नहीं किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम ये पहली बार A1 आ रहा है, इसलिए इसको डिफाइन करना है, इसका नाम लिखते हैं कि ये A1 हमने किसका नाम रखा है? द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, दैट इज A1 इक्वल टू P1 प्लस I1। अब हम P1 I1 यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे हमें लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर और इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि P1 I1 को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। अब हमें A1 को डिफाइन नहीं किया था, इसलिए हमने यहाँ पे A1 को डिफाइन किया, क्या? द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। A1 इक्वल टू P1 प्लस I1, वैल्यूज पुट अप की और A1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब हमारा सेकंड हेडिंग आया। अब तक जो बात हो रही थी, ये जो हेडिंग चल रहा था हमारा फॉर द फर्स्ट ईयर, अब इसके आगे हमारा आया फॉर द सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में हम फिर से डिफाइन करेंगे क्या क्या गिवन है हमको। प्रिंसिपल, ये गिवन नहीं है, ये हमने कैलकुलेट किया है। प्रिंसिपल P2, अब P2 आया तो हमें डिफाइन करना पड़ा, हमने P2 किसका नाम रखा है? प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर का नाम हमने रखा है P2। तो P2 इक्वल टू A1 होगा, ये फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया। P2 इक्वल टू A1 इक्वल टू दिस मच 11,000। उसके बाद रेट ऑफ, और क्या गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 इक्वल टू 10% पर ईयर। यहाँ पे हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, R2 कहाँ से है? P2 तो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन ये R2 कहाँ से है? ये हम आपको इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? गिवन में हमने क्या लिखा था पहले? गिवन में R1 तो लिखा था, लेकिन गिवन में R2 नहीं लिखा। यहाँ पे हम इसको इस तरह से ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कि R2 P2 कहां से आया? कैलकुलेट करके। R2 कहां से आया? गिवन है, ठीक है। और टाइम पीरियड T2 इक्वल टू 1 ईयर, ये भी गिवन है, ये भी
गिवन है, ठीक है। इसके बाद फिर से वही कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला? अप्लाइंग द फॉर्मूला I इक्वल टू P इंटू R इंटू T। फिर से वही P2 इंटू R इंटू T2 नहीं लिखना है कि फॉर्मूला P2 R2 T2 नहीं है, फॉर्मूला P1 R1 T1 नहीं है, फॉर्मूला P इंटू R इंटू T है अपॉन 100। वी गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। हमने अब इसका नाम लिख दिया, कौन सा? CI। यहाँ पे नाम की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ये फाइनली हमारा तुरंत आंसर निकल रहा है, तो यहाँ पे नाम की जरूरत नहीं थी। नाम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सेकेंड ईयर के लिए इक्वल टू, ये हमने कैलकुलेट किया, आंसर हमारा आ गया। और यही हमें पूछा था, दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हमें उसी फॉर्मेट में लिखना है जिस फॉर्मेट में हमसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था? सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। हमने लिख दिया द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इक्वल टू दिस मच। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये है प्रॉपर्ली जो हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। तो किसी भी चैप्टर का प्रॉब्लम हो, किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें लिखना है क्या क्या डेटा गिवन है, गिवन, ठीक है। उसके बाद हम जो जो उसका नामकरण कर रहे हैं, हम किस अल्फाबेट को किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं, वो हमें बताना पड़ेगा जब भी फर्स्ट बार आएगा। सेकंड बार आएगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम एक बार डिफाइन कर चुके हैं। और तीसरी बात कौन सा? जब हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम बताएंगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा इस तरह का रिजल्ट, इस तरह की कैलकुलेशंस आई है। बस इन बातों का ध्यान रखना है। और फाइनली जब रिजल्ट आएगा, यानी कि जब आंसर आएगा, तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से हमें आंसर लिखना है। हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, हमें एक भी मार्क अपना कटवाना नहीं है। अगर हमने शॉर्टकट्स मारे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्क्स हमारे कट जाएंगे। और हमें तो बनना है मैथ्स का खिलाड़ी, हमें तो बनना है मैथ्स का चैंपियन। तो हमारी कोशिश ये होगी कि एक मार्क्स भी नहीं और आधा मार्क्स भी नहीं, कोई भी मार्क हमारा कटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन करेंगे तो कोई मार्क नहीं कटेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। फाइंड द अमाउंट and the compound interest on rupees 20,000 in 3 years if the rates of interest for the successive years are 10%, 12% and 15% respectively। इस प्रॉब्लम में नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है कि अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने ली थी, जितने भी एग्जाम्पल्स लिए थे, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो हर पीरियड का सेम था। फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही सेकंड ईयर का था, वही थर्ड ईयर का था, 2 साल तक है या 3 साल तक है, जितना भी है। तो ये पहली ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल का चेंज हो रहा है, दैट्स ऑल। बाकी कुछ भी नया नहीं है, ये सब कुछ बाकी की कैलकुलेशंस वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो हम स्टार्ट हो जाएंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट ईयर के लिए क्या? P1 प्रिंसिपल इक्वल टू 20,000 गिवन है, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करेंगे। हाँ, और शॉर्टकट्स नहीं मारेंगे। मैंने बताया था हमारी लिमिटेशन है, इसलिए हमें शॉर्टकट्स मारने पड़ते हैं, वरना पूरे बोर्ड में एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी भी नहीं। अक्षर को अगर छोटा कर दूंगा, लेटर्स छोटे छोटे बनाऊंगा तो दिखाई नहीं देगा। बहुत सारी लिमिटेशंस होती है हमारी वीडियो बनाने वालों की। R1 10% फर्स्ट ईयर। देखिए ये रेस्पेक्टिवली जो टर्म कई जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे इस टर्म का मीनिंग समझते नहीं है। देखिए इस तरह से ये प्रॉब्लम सोचते हैं, प्रॉब्लम तो लिखा होता है, लेकिन कभी कभी ये सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत पड़ जाती है, तो उस जगह बच्चे ये टर्म लिखते नहीं है। इस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन में शायद ये टर्म ना लिखना पड़े, लेकिन बहुत से चैप्टर्स के बहुत से प्रॉब्लम्स में ये टर्म सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत पड़ती है और बच्चे नहीं लिखते। उसके बिना बात अधूरी रह जाती है। देखिए क्या मतलब है रेस्पेक्टिवली का? रेस्पेक्टिवली सीक्वेंस में मींस ये क्या है? 10%, 12% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। ये जो 3 साल दिए हुए हमें, 3 इयर्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि सीक्वेंस में, यानी कि जो फर्स्ट ईयर है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सेकंड ईयर का 12% है और थर्ड ईयर का 15% है। अगर रेस्पेक्टिवली नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर बोलेंगे कि मैं तो ये मानूंगा कि ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है और ये वाला सेकंड ईयर का है और ये वाला थर्ड ईयर का है, मैं तो ये मानूंगा, और उसके हिसाब से आपका प्रॉब्लम जो है, आपका सॉल्यूशन रॉन्ग है और काट दूंगा मैं मार्क्स, आपके 0 भी दे सकता हूँ। तो ये रेस्पेक्टिवली जब तक नहीं लिखते तो बात अधूरी रहती है। ये तो खैर प्रॉब्लम में है, तो प्रॉब्लम में है तो प्रॉब्लम में तो प्रॉब्लम वाला तो लिखेगा, लेकिन
बहुत से प्रॉब्लम्स में, बहुत से सॉल्यूशंस में आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त जरूर लिखना। जब सीक्वेंस की बारी आए तो रेस्पेक्टिव टर्म जरूर लिखना। तो स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। बाकी P1 T1 आपको मालूम ही कैसे होता है, फार्मूला पहले लिखेंगे, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे शॉर्टकट मारना है, जल्दी जल्दी करना है, टाइम की लिमिटेशन है। तो हम वैल्यूज लिख देंगे P1 की, क्या ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2000 रुपीज 2000 अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे कि अमाउंट है, अमाउंट हो जाएगा P1, यहाँ पे P1 प्लस I1 लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20,000 प्लस 2000 कितना आ जाएगा, रुपीज 22,000 इज द अमाउंट। अब देखिए ये सब आता है ना आपको, इसलिए मैं फास्ट फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये सब तो आपको आता है। चेंज क्या है, सिर्फ हमें R1 R2 R3 की वैल्यूज अलग अलग हैं और बाकी के सवालों में एक ही थी, बस इतना ही चेंज है। तो फटाफट इसको सॉल्व कर डालते हैं, रुकेंगे नहीं, ठीक है ना। P2 क्या है, A1 22,000 R2 इक्वल टू 12%, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, एंड T2 इक्वल टू 1 ईयर। फॉर्मूला लगा देंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये कैलकुलेशन लगाएंगे मल्टीप्लाई करके, तो आ गई वैल्यू हमारी I2 की 2640। अब A2 क्या हो गया, अमाउंट P2 प्लस I2 2000, A2 की वैल्यू आ गई रुपीज 24,640। अब फॉर द थर्ड ईयर P3 इक्वल टू A2, ये आ गई वैल्यू। R3 है थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, ओके। और T3 ये भी 1 ईयर है, तो हो गया हमारा। अभी हम फॉर्मूला लगा देंगे, I3 हमारा आ गया 3,696। अपनी मदर टंग में भी आंकड़े जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, अपनी मदर टंग में भी थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके ऊपर मैं, इसका रीजन क्या है, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी लेते हैं इसके आगे। I3 की वैल्यू हो गई A3 अमाउंट, P3 प्लस I3 वैल्यूज पुट अप करेंगे, मैं कॉपी मारता हूं, रुपीज 28,336। अब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया क्या, किस तरह से करेंगे अभी अब हम, I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरह से करेंगे, तो तीन फिगर्स को ऐड करना पड़ेगा। अगर हमारा 2 फिगर्स की कैलकुलेशन करके काम चल रहा है तो 3 फिगर्स की क्यों करें, 4 फिगर्स की क्यों करें, 5 फिगर्स की क्यों करें। तो फाइनली जो हमारा अमाउंट आया है A3 माइनस P1, यही इसी तरीके की आदत डालिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त कभी भी, कि A3 जो लास्ट वाला अमाउंट आया वो और फर्स्ट वाला प्रिंसिपल उसमें से माइनस कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 8,336, ये हो गया। देखिए अब हमारे इस सवाल में नया कुछ भी नहीं था, तो बाकी आपको प्रैक्टिस अब तक हो चुकी है, इसके आगे बहुत सारे सवाल करेंगे। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, एक ऐसा एग्जांपल लूंगा कि अगर आपने उसकी प्रैक्टिस ढंग से कर ली, समझ के 2-3 बार वीडियोस को बार बार देखकर, तो और थोड़ा सा अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तभी प्रैक्टिस होगी। वो प्रॉब्लम अगर आप ढंग से सीख जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इस चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम आपसे बचकर नहीं जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 7, a finance company offered to the investors that they will get compound interest with the respective rates 6%, 8%, 10%। देखिए रेस्पेक्टिव पहले आ गया, रेस्पेक्टिव क्या है, ये उसने या तो पहले लिखेगा या बाद में लिखेगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, सेकंड ईयर का 8% और थर्ड ईयर का 10%। ये उसने ऑफर किया है कि अगर इन्वेस्टर्स 3 इयर्स के लिए, क्या, if they invest the money for 3 years, 3 इयर्स के लिए अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको इस तरह से, पहले साल मिलेंगे 6%, दूसरे साल 8% और तीसरे साल 10% मिलेंगे, और कंपाउंडेड ईयरली, ये हर साल कंपाउंड दे होंगे। तो ये उसने ऑफर किया इन्वेस्टर को। तो एक इन्वेस्टर था मोहन नाम का, मोहन ने इन्वेस्ट किए और 3 साल के बाद मोहन गॉट 1,57,410 रुपीज। ये ऐसा आंकड़ा क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा।
कि इतना उसने अर्न किया नहीं, इतना उसको टोटल अमाउंट मिला। मोहन गॉट इतने रुपीज आफ्टर 3 years। हाउ मच मनी हैड ही इन्वेस्टेड। नया तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना यह है कि अब तक जो पूछ रहे थे वो इस प्रॉब्लम में दे दिया है, गिवन है, और अब तक जो गिवन हो रहा था सारी प्रॉब्लम्स में वो इस प्रॉब्लम में पूछा है। तो जस्ट एक इक्वेशंस की तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी नया इसमें कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो गया, गिवन। हाँ, नया क्या है, क्या बताया मैंने, नया क्या है कि बाद में लास्ट में अमाउंट कितना आया वो हर प्रॉब्लम में पूछ रहे थे। यहाँ पे लास्ट में अमाउंट कितना मिला मोहन को वो इसमें गिवन है, लेकिन उसने इन्वेस्ट कितना किया था, यानी कि सबसे पहले प्रिंसिपल कितना था ये इसमें गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, क्या क्या गिवन है, आर गिवन है 6% फर्स्ट ईयर का, ठीक है। उसके बाद T1 तो है ही 1 ईयर। तो अब देखिए प्रिंसिपल इसमें दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने जो P1 नाम रखा है, तो लेट द प्रिंसिपल इक्वल टू P1। तो P1 जो हमने नाम दिया है वो फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल का नाम दिया है, और यही वो है जो रिक्वायर्ड है। लास्ट में जो फाइनल आंसर निकलेगा वो P1 की ही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब P1 हमें पता नहीं, I1 हमें कैलकुलेट करना है फार्मूला लगा के। तो कैसे करेंगे जब P1 हमें पता ही नहीं, जितना पता है उतना तो लिखें। तो I1 क्या है, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। तो P1 को P1 ही लिख देंगे जब हमें उसकी वैल्यू पता ही नहीं। P1 इंटू R1 6, T1 है 1, और देखिए हर बार 1 से मल्टीप्लाई होता है, आप ये छोड़ेंगे नहीं कि उसको मैं 1 लिखूं, क्यों, लिखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि 1 है उसकी वैल्यू, तो दिखाना पड़ेगा उसको लिख के कि हमने ये टाइम की वैल्यू यहाँ पे लिखी है अपॉन 100। तो ये हो गया हमारा कितना, I1 की वैल्यू, ये 2 से कट कर देंगे इसको, तो 3p अपॉन 50 P1, 3p1 अपॉन 50 हो गई I1 की वैल्यू। ये हो गई इक्वेशन 1, क्योंकि ये पूरी तरह से वैल्यू आई नहीं, इसमें एक अननोन रह गया, इसलिए हमने उसका इक्वेशन का नंबर डाल दिया इक्वेशन 1। अब अमाउंट क्या होगा ये तो मालूम नहीं, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना होगा उतना तो करेंगे ना। A1 इक्वल टू P1 प्लस I1। तो P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू पता ही नहीं, तो P1 की वैल्यू P1 है, अभी भी ये अननोन है। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमने पुट की। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि I1 की वैल्यू हम इतनी क्यों लिख रहे हैं, क्या है, P1 प्लस I1। तो I1 की जगह हमने लिख दिया कितना, I1 क्या है, I1 इक्वल टू 3P1 अपॉन 50। तो I1 की वैल्यू ये आई, तो हमने ये P1 प्लस I1 लिखना था, तो P1 प्लस I1 की जगह लिख दिया 3P1 अपॉन 50। समझ आ रहा ना, इक्वेशंस आपने पहले 8th में भी सॉल्व की होंगी। तो किस तरह से हम वैल्यूज पुट अप करते हैं, I1 को हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे P1 प्लस I1 था, तो यहाँ पे भी हमें P1 प्लस I1 लिखना था, लेकिन P1 प्लस I1 की जगह हमने I1 की वैल्यू जिस फॉर्म में कैलकुलेट हुई थी उसमें भले ही एक अननोन था, P1 अननोन था, तो क्या हुआ था, तो यहाँ पे एक ही अननोन रह गया ना, यहाँ पे भी P1, यहाँ पे भी P1। अगर हम यहाँ I1 लिख के छोड़ेंगे तो 2 अननोन हो जाएंगे। अब हमारा एक अननोन तो हमने कम कर लिया ना, I1 को हटा दिया, I1 की वैल्यू हमने P1 के फॉर्म में लिख दी, और यहाँ हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आई। I1 की जगह हमने 3P1 अपॉन 50 कहाँ से लिख दिया, ये लिख दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से आई ना ये I की वैल्यू। अब सेकंड ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर में क्या हुआ, सेकंड ईयर में क्या हुआ कि अब हमें फिर से प्रिंसिपल मालूम नहीं, जो जो मालूम है लिख देंगे, जो जो नोन है, क्या क्या नोन है, R2 इक्वल टू 8%। ठीक है, यहाँ पे भी हमें मेंशन करना पड़ेगा लेट द प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर इक्वल टू P2। तो देयरफॉर I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 इंटू R2, तो P2 की जगह P2 नहीं मालूम, इसलिए वैसा का वैसे रख देंगे, P2 इंटू R2 8 इंटू 1 अपॉन 100। लेकिन एक चीज छूट गई, P2 है कितना, हमें इतना तो मालूम है ना कि P2 की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू, यही लिख दो, चलो यही भी लिख देंगे, ये हो गया 2 इंटू P2 अपॉन 25। तो 2 अपॉन 25 इंटू P2, मैंने ये छोड़ दिया P2 लिखना, क्यों, P2 की जगह मैं लिखूंगा, छोड़ने दिया, P2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, A1 से।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे सिंस P2 इक्वल टू A1, होता है कि नहीं? जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, हर सवाल में हम करते हुए आ रहे हैं। तो P2 की जगह हो गया A1, तो अब ये क्या होगा, A1 की वैल्यू हम पुट अप करेंगे। अब ये A1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, देखो इसको भी इक्वेशन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो ये तो हमने लिख दिया था कि I1 की जगह 3P1 अपॉन 50 कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये जो इक्वेशन आई A1 इक्वल टू P1 प्लस 3P1 अपॉन 50, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब A1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे भी लिख सकते हैं और बाद में ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्या, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 I2 इक्वल टू 2/25 into A1। A1 की जगह लिखिए क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने A1 की इक्वेशन 2 से हमने A1 की वैल्यू उठाकर इसमें रखी A1 की जगह, वो वैल्यू क्या है, P1 प्लस 3P1 अपॉन 50। ठीक है ना, 2/25 इंटू इतना, तो ऐसे लिख दूं, चलेगा ना? नहीं चलेगा, कैलकुलेशन के ऊपर भी मैंने एक दिया था एक वीडियो अलग से। ये देखिए, ये इस तरह से, इसका मतलब क्या होगा, बोर्ड मास आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 2/25 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ P1 से हो रहा है, तो सिर्फ P1 से थोड़ी हो रहा है, पूरे A1 से हो रहा है ना, तो पूरे A1 की वैल्यू से, पूरे A1 की वैल्यू है इतनी, तो इतने से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2/25 का, तो इसलिए इस पूरे को हमें ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। अगर हमने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब हो जाता है कि 2/25 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ P1 से हो रहा है, जबकि 2/25 का मल्टीप्लिकेशन पूरा P1 प्लस 3P1 अपॉन 50 से हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही तो पूरी A1 की वैल्यू है, A1 की जगह तो हमने ये लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो A1 की जगह ये लिखा है, तो पूरे A1 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 2 इंटू A1 था, तो अब ये 2 इंटू पूरा ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे वरना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, और थर्ड ईयर पे जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे। ठीक है ना, एलसीएम लेके, ये 50 एलसीएम ले लिया, तो 50P1 प्लस 3P1 अपॉन 50, ये हो गया हमारा 2 इंटू 53P1, हो गया कि नहीं, 50P1 प्लस 3P1 53P1, और डिवाइडेड बाय क्या क्या है, 25, डिनोमिनेटर में क्या क्या है, डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 25 एंड 50, ये हो गया 25 एंड इंटू 50, तो ये अब हम इसको और मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, ये 2 से और काट देंगे हम, 2 से 50 को, 53P1 अपॉन 625, ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। इक्वेशंस का नंबर डालते जा रहे हैं, क्यों डालते जा रहे हैं, ये इक्वेशंस के नंबर हम क्यों डालते जा रहे हैं, एक इक्वेशंस क्यों बनाते जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास जब तक अननोन आएगा तब तक हम इक्वेशंस के नंबर्स डालेंगे। अब आ गया हमारा A2 हो गया P2 प्लस I2, तो A2 इक्वल टू P2 प्लस I2 मैंने लिख दिया। अभी देखिए P2 इक्वल टू कितना है, A1, ठीक है ना, P2 इक्वल टू A1 एंड A1 इक्वल टू P1 प्लस 3P1 अपॉन 50। हम ये बार बार P1 पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें P1 ही कैलकुलेट करना है, इसलिए बार बार घूम घूम के हम हर क्वांटिटी को P1 के फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो P2 की जगह हमने लिख दिया A1 और A1 की जगह लिख दिया P1 प्लस 3P1 अपॉन 50, तो इसकी जगह P2 की जगह आ गया P1 प्लस 3P1 अपॉन 50। प्लस, ये प्लस क्यों, इतना तो हुआ P2 की वैल्यू, ये इतनी P2 की वैल्यू हुई, और प्लस I2 की वैल्यू कितनी हुई, दिस मच, I2 की वैल्यू
I2 की वैल्यू हो गई 53 P1 अपॉन 625। तो ये वैल्यूज हमने कहां से लिखी, अब यहाँ पे हम ये मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, क्यों? 2 से तो आई हमारी P2 की वैल्यू, P2 इक्वल टू A1, A1 की वैल्यू ये, ठीक है। और I2 की वैल्यू कहां से आई? फ्रॉम इक्वेशन 3। इसलिए हमने ये दोनों वैल्यूज एक ही स्टेप में लिखी है, इसलिए हमें यही लिखना है कि इक्वेशन 2 एंड 3 से ये दोनों वैल्यूज आई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉमन ले लूं, या चलो कॉमन लेना शायद अभी आपको उतना प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वैसे करते हैं। इसकी वैल्यू तो हमारे आ गई थी ना 53 P1 अपॉन 50, इसकी आ गई थी, और ये हो गई हमारी 53 P1 अपॉन 625। ये अभी जगह नहीं बची, यहां पर आ जाऊं, प्रॉब्लम तो लिखी ली ना, प्रॉब्लम इरेज कर देता हूं, सिर्फ इस फिगर का काम पड़ेगा, और ये फिगर मुझे याद हो गई है, आपको भी याद हो जाएगी। ये A2 की वैल्यू आ गई, A2 इक्वल टू इतना था ना, इसको हमने यहां पे लिया, तो ये देखिए 53 P1 इधर भी था, 53 P1 इधर भी था, 53 P1 53 P1, हमने 53 P1 को ले लिया कॉमन। कॉमन लेना सीखा होगा आपने 8th स्टैंडर्ड में। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जो दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हैं कि नहीं? टर्म्स कैसे दो हैं? जब प्लस या माइनस का साइन आता है तो प्लस या माइनस के एक साइड में हो गया एक टर्म, उसके दूसरी साइड में हो गया दूसरा टर्म। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा दूसरा टर्म है। दोनों टर्म्स में जो नंबर या जो वेरिएबल मौजूद होता है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। ये ब्रैकेट के बाहर ले लिया, अंदर बचेगा हमारा क्या बचेगा? ये 1 कहां से है? ये कॉमन लेने का मतलब क्या है कि ये इन दोनों ही टर्म्स को हमने 53 P1 से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि हमने यहाँ पे 53 P1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। कॉमन लेने का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड जब दोनों ही काम कर देंगे तभी तो टर्म की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो 53 P1 जब हमने इसमें से निकाल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 53 P1 में से 53 P1 निकाल लिया तो वो माइनस होके नहीं निकलेगा, डिवाइड होके निकलेगा। यानी कि 53 P1 कैंसिल हो जाएगा, 53 P1 से ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा? डिनोमिनेटर में 50। इसी तरह से दूसरे टर्म में, ये पहला टर्म हुआ, ये फर्स्ट टर्म है। देखिए मैं पूरा लिख देता हूं तो आपको ज्यादा और क्लियरली समझ में आएगा। दूसरे में भी 53 P1 है, तो दूसरे टर्म में तो वहां पे भी आ जाएगा 1 अपॉन जो नीचे है, नीचे से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है, इसलिए नीचे जो था डिनोमिनेटर में जो था वो एज इट इज रहेगा। कैसे कॉमन कैसे लिए समझ में आया? 53 P1 दोनों में न्यूमरेटर में था, तो न्यूमरेटर में हमने 53 P1 कॉमन ले लिया और बचा अंदर न्यूमरेटर में 1 और 1, क्योंकि इधर भी 53 P1 था, इसमें से 53 P1 इधर निकाल लिया, इधर 53 P1 था, 53 P1 इधर निकाल लिया, तो ये 1 क्यों बचा? क्योंकि 53 P1 अपॉन 53 P1 हो गया। 53 P1 से हमने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड किया तभी ये बाहर आया, ठीक है। डिवाइड कर दिया तो 53 P1 से 53 P1 कैंसिल हो गया, तो हो गया 1। सेम नंबर जब कैंसिल होता है तो 1 आता है। यहाँ पे भी 53 P1 से 53 P1 कैंसिल हो गया तो आ गया 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर में से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया है। अब देखिए इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, कभी भी कॉमन लेने में मिस्टेक तो नहीं हुई। ये चेक करने का तरीका सीधा सीधा ये है कि अब फिर से हम ये 53 P1 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे चेक करने के लिए। करना नहीं है ऐसा, हमें सिर्फ चेक करने के लिए अलग से रफ पे करके देख लेंगे कि हम इस ब्रैकेट को ओपन करके देखेंगे। ओपन कैसे होगा? ये 53 P1 का मल्टीप्लिकेशन इससे भी हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब यही है ना, 53 P1 का मल्टीप्लिकेशन इससे भी हो रहा है और 53 P1 का मल्टीप्लिकेशन इससे भी हो रहा है। जब 53 P1 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले टर्म से होगा तो 53 P1 1 जा 53 P1, तो ऊपर आ जाएगा 53 P1, नीचे आ जाएगा 50, ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से 53 P1 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा इस वाले टर्म से तो 53 P1 1 जा 53 P1 अपॉन नीचे 625। तो ये चेक हो गया कि हमने जो कॉमन लिया है वो कॉमन लेने में हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको 53, इसमें क्या है, अभी सिर्फ कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिए। तो ये प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। इसमें क्या है देखिए,
ये एलसीएम लेना है, ये कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, तो ये पूरे का एलसीएम लेते बनेंगे, इसका इजी तरीका ये भी है ना, ये मालूम है कि नहीं तरीका, हमें ऐसा नंबर लिखना होता है डिनोमिनेटर में जो इन दोनों से ही कैंसिल हो रहा हो, 50 से भी कैंसिल हो रहा हो और 625 से भी कैंसिल हो रहा हो, दोनों के डिनोमिनेटर से जो नंबर कैंसिल हो रहा हो वो नंबर हमें ये अपॉन की लाइन के नीचे लिखना होता है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो पूरा नंबर बना, ये पूरा नंबर इससे कैंसिल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इस नंबर को जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है कैंसिल। तो इसी तरह से ये पूरा नंबर इससे कैंसिल हो रहा है कि नहीं, जब इससे हम इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो 625 से 625 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हुआ ये जो करना होता है हमें एलसीएम लेने के बाद कि डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर से इस पूरे डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 50 से 50 कैंसिल होके 625 आ जाएगा। वो जो 625 आया उस 625 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625 वन जा 625। इसी तरह से ये प्लस ये वाला इधर आ गया, इस 625 से हमने डिवाइड किया 50 इंटू 625 को, तो 50 इंटू 625 में से 625 कैंसिल हो गया इस 625 से, तो बचा क्या 50। तो वो जो 50 बचा उस 50 से हमने इस 1 को मल्टीप्लाई किया तो 50 वन जा 50। तो ये इस तरह से हमारा एडिशन हो गया। ओके, अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 53 P1 इंटू ये हो गया 675, नीचे 50 इंटू 625, ऐसा कैसे, इसको काट लें थोड़ा सा कट कर लेते हैं यहीं पे, आगे चल के देखो अपने जो कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर लेते हैं। 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 जा 625। ओके, अब 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 25 2 जा 50, वो 67 में से 50 माइनस किया तो बचा 17, तो ये हो गया 5 कॉपी किया तो 175 कितनी बार जाएगा, 25 से 7 टाइम्स, 25 7 जा 175, तो ये हो गया हमारा 53। इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए अभी क्योंकि आगे चलते ये कटने वाले हैं, इसलिए हम 53 को 27 से मल्टीप्लाई करके क्या आया वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी आगे चल के कटने वाले हैं, अभी कैलकुलेशन और बाकी है बहुत सारी। तो P1 नीचे आ गया 50 इंटू 25, वोल्ट मास के अनुसार हम डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि जो कट रहे हैं ना, कट के वो छोटे होते जाते हैं, इसलिए काट के तो रख लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, बाद में वो कट रहे होंगे तो फिर काटने मुश्किल हो जाएंगे। जब ये कटने ही वाले हैं तो अभी इनको हम ऐसा कैसे लिखा रहने देंगे। तो ये हो गया हमारा A2। अब A2 फॉर द, अब क्या हो जाएगा, अब इसको भी मुझे रफ करना पड़ेगा, अभी तो ये 2 साल तक पहुंचे हम, अभी तीसरा साल बाकी है। फॉर थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, फॉर थर्ड ईयर P3 इक्वल टू A2 कितना आया हमारा, इतना आया, लिख लेंगे उसकी वैल्यू 53 इंटू 27 P1 अपॉन 50 इंटू 25, ये हो गई P3 की वैल्यू। अब मैं इसको भी रब करता हूं, ठीक है। अब फार्मूला लग जाएगा हमारा I3 का, I3 इक्वल टू क्या क्या है, P3 की वैल्यू पुट अप कर देंगे, 53 इंटू क्या करना है, I3 इक्वल टू P3 इंटू R3 इंटू T3। वहां पे लिखना पड़ेगा हमें कि गिवन क्या क्या गिवन है, जैसा मैंने बताया था प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आएगा, फार्मूला लिखने के बाद ये स्टेप आएगा P3 इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100। तो P3 की वैल्यू हम यहाँ से पुट अप कर रहे हैं, तो P1 के फॉर्म में 53 इंटू 27 इंटू P1 अपॉन 50, ये हो गया P3, ये पूरा मिला के हुआ P3। अभी हमें क्या करना है, I3 कैलकुलेट करने के लिए P3 में क्या करना है, P3 इंटू R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू है 10%। देखिए उसमें प्रॉब्लम में देखिए जो थर्ड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, तो 10 ये हो गया R3, और ये भी एक ही साल है इसलिए ये भी इंटू टाइम की वैल्यू T3 की वैल्यू 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 100। समझ में आया ये, इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ब्रैकेट जरूरत नहीं थी ब्रैकेट की, लेकिन आपको समझ में आ जाए कि ये पूरा P3 है,
P3 इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100, ये हो गया हमारा I3। अब हम इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है वो फटाफट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमें अभी अमाउंट निकालना है, तो इसमें क्या करना है, हमें अभी फिर से P3 ऐड करना है A3 कैलकुलेट करने के लिए। अभी देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। A3 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, P3 प्लस I3, फिर से P3 की वैल्यू लिखेंगे और I3 की वैल्यू लिखेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। देखने में कठिन लग रहा है, सवाल कठिन नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन से घबराते नहीं तो ये सवाल भी कठिन नहीं है, कुछ खास इसमें है नहीं। तो देखिए P3 की वैल्यू लिख देंगे। P3 की वैल्यू है 53, हो गए क्या, P3 प्लस I3। P3 की वैल्यू पुट अप की है, P3 की वैल्यू पूरी की पूरी कहाँ है, P3 की वैल्यू पूरी ये उठा के पूरा यहाँ रख दिया। P3 प्लस I3 करना था, तो P3 हो गया ये, और I3 की पूरी वैल्यू थी इतनी, तो ये पूरी यहाँ पे लिख दी क्या, 53, 27, 51 P1, और नीचे 50, 25 I3 लिखा था 50, 25 और ये 10, 50 इंटू 25 इंटू 10, ये पूरे के पूरे दोनों टर्म्स पूरे के पूरे सेम है, सिर्फ नीचे ये 10 ज्यादा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे, ये हमने पूरा कॉमन लिया। एक काम और यहीं पे कर देता हूं, चलिए नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। एक काम और है, A3 की वैल्यू हमें मालूम है। क्या है A3 की वैल्यू, बताया ना कि फाइनल अमाउंट क्या बन गया, वो हमें मालूम है, वो हमें गिवन है, वो हमें पुट अप करनी है यहाँ पे। तो चलिए वो मैं नेक्स्ट स्टेप में पुट अप कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ कॉमन लेने वाला। अगर आप उसमें घबरा गए तो ये दो चीजें देख के तो आप ज्यादा घबरा जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये कॉमन लेके कर देता हूँ। ये समझ में आया कॉमन कैसे किया, 53, 27 P1 पूरा का पूरा 53, 27 P1, इसमें भी था, इसमें भी था, ये आ गया बाहर। ठीक है, डिनोमिनेटर भी पूरा का पूरा बाहर आ गया। क्या, 50 इंटू 25, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। इसमें भी था 50 इंटू 25, ये आ गया बाहर। ये रह गया 10। ये जब पूरा का पूरा बाहर आ गया तो पूरे के पूरे से जब इसको डिवाइड किया तो ये रह गया अंदर सिर्फ 1, और यहाँ पे न्यूमरेटर में तो 1 रह गया, लेकिन डिनोमिनेटर में 10 आ गया, क्योंकि ये 10 इसमें ज्यादा था। 50 और 25 डिनोमिनेटर में से हमने ये बाहर कॉमन ले लिए, और डिनोमिनेटर में से ये सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर की बात हो रही है, इस टर्म के डिनोमिनेटर से 50 इंटू 25 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो नीचे रह गया हमारा ये डिनोमिनेटर में 10। अब देखो फिर से इसको चेक करके देख लेंगे कॉमन ठीक लिया है कि नहीं। इसको फिर से ब्रैकेट को खोल के अंदर ले जाके देखेंगे। इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 53 इंटू 27 इंटू P1 अपॉन 50 इंटू 25, यही आ गया। ठीक है, और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना इंटू 1, ऊपर का तो न्यूमरेटर तो वही आ गया, और नीचे आ गया 50 इंटू 25 इंटू 10, तो वही टर्म आ गया। तो ये हमारा चेक हो गया कि हमने कॉमन लेने में कोई मिस्टेक नहीं की है। आगे बढ़ जाता हूँ, इसको फिर से रब करता हूँ। अब क्या हो गया, बट A3 इक्वल टू 1,57,410 गिवन है नहीं हमें कि लास्ट में फाइनली हमारा अमाउंट कितना बन गया, मोहन का, मेरा नहीं, हमारा नहीं, मोहन का। मोहन ने इन्वेस्ट किए थे, 3 साल के बाद उसको कितने पैसे मिले, इतने। ठीक है, तो ये हमें गिवन है कि लास्ट का जो फाइनल अमाउंट है ये है, और ये हमारे यहाँ पे कहाँ पे आया, A3 इक्वल टू दिस मच। अब A3 की जगह यहाँ पे A3 है ना, A3 है ना, तो A3 की जगह यहाँ पे हम A3 की वैल्यू जो गिवन है वो पुट अप कर देंगे 157 इक्वल टू, देखिए ये A3 की जगह हमने ये वैल्यू पुट अप कर दी, इक्वल टू ये जो पूरा का पूरा है ये यहाँ पे अब हमें लिखना है। तो ये इतनी वैल्यू तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, उसके आगे देखिए इसको ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे। इतनी वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आ गई इतनी वैल्यू, ये वैल्यू ऐसी कैसे आ गई, इनटू ब्रैकेट में जो कुछ भी है, इस ब्रैकेट में जो कुछ भी है उसकी वैल्यू क्या है, 10 1 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, ये आ गया 11 अपॉन 10 दिस मच इनटू 11 अपॉन 10 इनटू लिख लीजिए, चाहे ब्रैकेट लगा लीजिए, बात तो एक ही है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि LHS को RHS में लिख लेंगे और RHS को LHS में लिख लेंगे, क्योंकि हमें P1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है उसने कि सबसे पहले प्रिंसिपल कितना था, यही तो कैलकुलेट करना है। अब जिसको कैलकुलेट करना है उसको हम कभी भी LHS में रखते हैं, तो इसको पूरे को उठा के हम एक स्टेप इसमें वेस्ट करना पड़ेगा मुझे, चलो कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये पूरा का पूरा ये, और इधर वाला जो LHS में था वो RHS में। अब हम क्या करेंगे,
जस्ट सिर्फ कैलकुलेशन रह गई हमारी, बाकी कुछ नहीं। ये हमारी हो गई P1 की वैल्यू। अब किस को जब हम LHS से RHS में लेके जाएंगे तो कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा ये सब आपको अच्छी तरह आता है। तो जो ये तो पहले से था, सबसे पहले तो उसको लिख लेंगे जो पहले से था 157410। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में था वो RHS में जाने के बाद न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। क्या क्या था ये सब कुछ जितना भी डिनोमिनेटर में था, ओके 50, ठीक है। और ये जो न्यूमरेटर में जो भी कुछ था P1 के साथ वो RHS में जाके पहुंच गया सब, ओके। ये सब आपको आता है ना। अब ये जस्ट आपको करना कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, काट पीट करनी है, हो जाएगा। इजीली करके दिखाओ, ये आप करके देखिए। 9 से कट रहा है, ये अभी और कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। ये 3 से काट दो इसको, 3 से कैंसिल होके ये आ गया। इसके बाद 11 से कैंसिल कर दीजिए, अभी 53 है, ये 530 है, ये भी कैंसिल हो गया और आ गया ये हमारा 10। तो ये इस तरह से ये सब कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, ओके। तो ये हो गया, देखिए 25 5 सा 125, 125 1 2 3 3 zeros, 1 0 2 0 3 0, 125 1 2 3 हो गया 1,25,000। तो मोहन ने 1,25,000 इन्वेस्ट किए थे स्टार्टिंग में 3 इयर्स पहले, जो कि 3 साल में उसका अमाउंट बन गया 1,57,410 रुपीज। अब अगर वो पूछता, उसने पूछा नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, अगर वो पूछता कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ तो इसमें से ये माइनस करके हम 32,000 समथिंग वो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, ओके। तो इस तरह से देखिए इन प्रॉब्लम्स में खेलना है। और इस प्रॉब्लम में भी खास तो कुछ नहीं था, देखने में तो लगा कि ये बहुत लंबी हो गई, टाइम लगा इसमें सिर्फ, और खास कुछ नहीं था क्योंकि जो हर सवाल में नोन होता है वो इसमें अननोन था। जहां से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं P1 से स्टार्ट करते हैं ना, P1 ही इसमें अननोन था। तो हम इसमें किया क्या हमने इसमें पूरे प्रॉब्लम में कि हम P1 के फॉर्म में ही सारे सॉल्यूशंस लेते हुए चले। I1 की वैल्यू निकाली P1 के फॉर्म में, I2 की वैल्यू निकाली P1 के फॉर्म में, A1 A2 P3 P2 सबकी वैल्यू हमने P1 के फॉर्म में निकाली। P1 का पीछा हमने नहीं छोड़ा। क्यों P1 का पीछा नहीं छोड़ा? क्योंकि हमें फाइनली P1 ही कैलकुलेट करना था। तो ये करके हमने जब लास्ट में हमारा जो A3 आता है, A3 इसमें गिवन था, तो A3 की वैल्यू पुट अप करके हमने काट पीट करके सब युद्ध लड़के और P1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसी तरह से इन सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मेरे ख्याल से ये पूरी एक्सरसाइज अब आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी कुछ अभी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स ही लूँगा, कुछ और एग्जाम्पल्स लूँगा और खेलेंगे इसको। जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये पक्का हो जाएगा। और हाँ, ये आपस में एक दूसरे को पढ़ाने की आदत डाली कि नहीं, ये आदत अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है तो ये शुरू कर दीजिए। यही सबसे बढ़िया मौका है। इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, एक दूसरे को पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा इसमें। और जब आप एक दूसरे को पढ़ाएंगे तो मैथ्स के आप मास्टर बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे ही बनेंगे। ओके, तो रोकते हैं इस वीडियो को यहीं पे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।